देखिए, ऐसा लगता है ना कि ये सितारे जो हैं ये एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। ठीक भी है, और अलग से ही पेश आते होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब ये स्टारडम हट जाती है ना और ये पर्दे पर नहीं होते तो ये आपकी और हमारी तरह ही होते हैं। अब विशाल आदित्य सिंह को ही ले लीजिए, बिग बॉस में इन्होंने खूब शोहरत कमाई, लेकिन जब पहुंचे छठ पूजा के लिए पटना, अपने शहर, अपने घर वालों के साथ, तो यकीन मानिए स्टार का ये बहुत ही आन सा रूप देखने को मिला जो वाकई में दिल के तार छू गया। अभिनेता विशाल आदित्य सिंह सजा रहे हैं पटना की गलियां। कर रहे हैं रास्ते पर ड्राइंग। कहीं लटकाए जा रहे हैं डेकोरेटिव आर्टिकल्स। तो कहीं रास्ते पर बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी रास्ते से सुबह 3-4 बजे गुजरने वाले हैं वो सारे छठ व्रतधारी जो सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए निकलेंगे। उगते सूर्य की पूजा के लिए निकलने वाले हर किसी के लिए विशाल ने न सिर्फ इस गली को सजाया है, बल्कि इसे साफ सुथरा भी किया है, और ये पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। आजकल ज़माना डिजिटल हो गया है और सेल्फी के लिए इतनी भीड़ होती है कि मैं क्या ही बोलूँगा, क्योंकि स्पेशली सेल्फी लेने के लिए अब हम लोग पिछले 2 साल से सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। जैसे कि एक बटरफ्लाई आओ मैं दिखाता हूँ, प्लास्टिक, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो बन के रेडी है हमारा अभी सेल्फी पॉइंट के लिए। जैसा ये देख रहे हैं आप, ये सेल्फी पॉइंट के लिए है, स्पेशली बनाया हुआ, और वो भी हैंड क्राफ्ट है। हम छठ पूजा के इस स्ट्रीट डेकोरेशन में मेक श्योर करते हैं कि कोई भी चीज़ रेडीमेड खरीद के ना लेके जाए कहीं से, मतलब कोई टेंट का सामान ना हो या कोई डेकोरेशन का सामान ना हो, बस वो हम अपने हाथ से ही सब कुछ बनाएं। पटना में हो और यहाँ का लिट्टी चोखा का स्वाद ना लिया जाए तो पटना की यात्रा अधूरी रह जाएगी। अपने प्रदेश का मशहूर लिट्टी चोखा विशाल आदित्य सिंह ने खूब मजे से बनाया भी और खाया भी, वो भी अपने ही लोगों के साथ। छठ महापर्व में बिहार आए और बिहियाँ आए और मेरे पापा के हाथ का लिट्टी चोखा नहीं खाए तो क्या खाए और क्या किया जीवन में। अब जाके मेरा जो ये पूरा जर्नी था ना वो कंप्लीट हुआ, मतलब आया, छठ पर्व मनाया और अब अपने पापा के हाथ का लिट्टी खा रहा हूँ। लेकिन साथ में हमने भी देखा काफी हाथ बटाया, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत तो बटाया, बस मैंने वो भी तुम्हारे कहने बता दिया मैंने। नहीं, एक्चुअली मैं इस दुनिया में जब भी लोग कोई पूछते हैं कि मेरी फेवरेट डिश क्या है लाइफ में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे डैड के हाथ के बना हुआ लिट्टी चोखा वो मुझे सबसे अच्छा लगता है यार। विशाल हर साल छठ पर पटना पहुंच जाते हैं और छठ के त्योहार का इसी तरह आनंद पाते हैं और अपने चाहने वालों को खुशियां बांटते हैं। पटना से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार हम इसी डर
अंदर से प्यार का इजहार नहीं करते कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। अब बेचारे अनुज भी यही सोच रहे होंगे, क्यों मैंने बता दिया कि मुझे प्यार है और अनुपमा का रिएक्शन क्या होगा। वेल गेस व्हाट, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से अनुपमा ने इसको हैंडल किया है। भाई हमारी अनुपमा तो है ही बहुत समझदार। प्यार आपको है, दोस्ती हमको है, ऐसे भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये समझने की जरूरत है। वनराज और अनुज के बीच जो हुआ वो सब अनुपमा ने अपनी आंखों से देखा। अब अनुपमा उन औरतों में से नहीं है जो अपने किसी भी रिश्ते को कमजोर समझे। उसे भले ही इस बात का अभी पता चला हो कि अनुज 27 सालों से उसे प्यार करता है, ये जानने के बावजूद अभी भी अनुपमा उससे नाराज नहीं है, बल्कि उसे अपना दोस्त ही समझ रही है। दिवाली की सुबह वो घर के सामने रंगोली बना रही है। अपनी जिंदगी से वो गमों के बादल को हटा देना चाहती है। अब रंगोली की रंगों की तरह काश अनुपमा की जिंदगी में भी ऐसे ही रंग भर जाएं। अनुज और अनुपमा को एक साथ देखकर समर तो कुछ ऐसा ही सोच रहा है। अनुज ने भले ही वनराज के सामने अपना प्यार कबूला हो, लेकिन फिर भी उसे अनुपमा का प्यार नहीं मिलेगा, वो ये भी जानता है। इसके बावजूद वो अपने दोस्ती वाले रिश्ते से बहुत ही खुश है और हम जानते हैं कि अनुपमा भी इसमें अनुज का साथ देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए रफ्तार पकड़ने के लिए हो जाइए तैयार। अरे 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 अरे, अगर आप सोच रहे हैं कि SBS ओरिजिनल्स की डिजिटल रफ्तार सास बहू साजिश के सेगमेंट पे क्या कर रही है, ना ना, वो वाली रफ्तार की बात नहीं कर रहे। हम तो सिंगर रफ्तार की बात कर रहे हैं। जो आ गए हैं बड़े अच्छे लगते हैं वे, लेकिन जहां पर यहाँ म्यूजिक और वैसी वाली फील है, वहां टेंशन का माहौल भी है। टेंशन इस बात की कि ये जो प्रिया की सासू माँ है ना, वो कोई ना कोई फर्जी पेपर पर करवा लेंगी इनसे हस्ताक्षर, और प्रिया और राम की शादी पर मंडराएगा खतरा। राम और प्रिया का पहला करवा चौथ, और अपने इस पहले करवा चौथ पर दोनों का मूड उखड़ा उखड़ा हुआ सा है। अब इनके मूड को ठीक करने के लिए भाई यहाँ पर तो गाने का भी प्रोग्राम चल रहा है। जरा देखिए रफ्तार कैसे इनके मूड को ठीक करेंगे। क्या आपको लगता है कि रफ्तार का ये गाना इनके मूड को ठीक कर देगा? ड्रामा हो रहा है शो पर, विच आई थिंक द ऑडियंसेस विल एंजॉय। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ रफ्तार आ गए एंड इट्स रियली नाइस टू सी हिम परफॉर्म विद अ न्यू सॉन्ग। अब भाई माहौल तो पूरा जमा हुआ है, जहाँ पर राम की बहन भी सजी धजी है तो वहीं उसकी दोस्त भी। अब इस करवा चौथ में पूजा तो होगी। प्रिया ने राम के लिए व्रत भी रखा है, लेकिन भाई प्रिया की सासू माँ यानी कि नंदिनी वो कुछ अच्छा होने नहीं देगी। मेरी कुछ तो प्लॉटिंग चल रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रिया और राम एक साथ हों।
तो उसके लिए वो, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, वो तो मैं कभी बताने वाली हूँ नहीं. बट या इट्स इंटरेस्टिंग. क्योंकि सासू माँ इनकी शादी तोड़ना जो चाहती है, लेकिन मम्मी जी आप ये नहीं जानती हैं कि राम और प्रिया का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है. प्रिया भले ही गुस्सैल है तो उसके गुस्से को हैंडल करने के लिए राम की समझदारी है ना. कुछ ऐसे ही इनका रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा. आप बस देखते रहिए. मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, ये हर कोई जानता है कि OTT इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, बल्कि ये फ्यूचर है एंटरटेनमेंट का. ऐसे में जो हमारे कलाकार हैं छोटे पर्दे के, वो भी समझ गए हैं कि अगर उन्हें सक्रिय रहना है तो OTT इज द प्लेस टू बी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता. टीवी एक्टर्स को बहुत मुश्किल होती है कई बार वेब सीरीज में और OTT की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए. जी हाँ, विरोधाभास है क्योंकि कई बार आसानी भी होती है. आखिरकार क्या है कहानी कास्टिंग की? आइए, ये है SBS ओरिजिनल्स एक्सक्लूसिव. बोलिए ना आप लोग मेकर्स को कि मुझे अप्रोच करें. क्यों टीवी सीरियल के एक्टर्स नहीं हैं OTT की पहली पसंद? जो आपको ये टीवी स्टार आपको घर बैठे बैठे फ्री में देखने मिल रहा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लेकर क्यों देखना चाहेंगे उनके? टीवी स्टार्स की क्यों कम होती है वेब शो के लिए कास्टिंग? जहाँ तक कि मुझे तो ये बोला गया है कि नहीं आप ओवर एक्सपोज हो टीवी पे, तो नो टीवी एक्टर्स नॉट वेलकम ऑन OTT. या तो OTT चैनल्स की डिमांड होती है कि नहीं, हमें नए चेहरे ही चाहिए. देखिए कहानी कास्टिंग की. टेलीविजन एक्टर इज द लास्ट चॉइस अनलेस यू बहुत ही करेक्टली बैठता हो स्क्रिप्ट में. ये समस्या सिर्फ उर्वशी ढोलकिया की नहीं है. टीवी के कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें वेब शो के लिए कास्टिंग से मना कर दिया गया. कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने वेब शो में काम पाने के लिए लंबा इंतजार किया, बहुत मेहनत की, कई ऑडिशंस दिए, लेकिन उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया. ये बात कुछ कलाकारों ने खुद हमें बताई, नाम उजागर ना करने की शर्त पर. उर्वशी ढोलकिया बिंदास है, इसलिए उन्होंने बोल दिया. वजह, जैसे कि उर्वशी ने बताया, टीवी पर ओवर एक्सपोजर. आई थिंक जो भी प्लेटफॉर्म्स है या जो भी ब्रॉडकास्टर है, आई थिंक उनका ओपिनियन है, जब आपको ये टीवी स्टार आपको घर बैठे बैठे फ्री में देखने मिल रहा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लेकर क्यों देखना चाहेंगे उनके? विथ एवरी न्यू शो जो वो बनाते हैं, कोई भी नया शो शुरू करते हैं, उनका ऑब्वियसली जो मोटिव है वो कि इस शो को देखकर या इसमें जो क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, उसके लिए उनको एक XYZ नंबर ऑफ सब्सक्राइब करेंगे उनके चैनल को, उनके प्लेटफॉर्म को. इसलिए वो चाहते हैं कि नए चेहरे लेके आए, फिल्म के चेहरे लेके आए, या एब्सोल्युटली नया भी हो, जो जिन्होंने कुछ नहीं किया हो. इसलिए हम बहुत सारे न्यू फेसेस को देख रहे हैं वेब पे. इसलिए दे डोंट प्रीफर टेलीविजन एक्टर. टेलीविजन एक्टर इज द लास्ट चॉइस अनलेस यू बहुत ही करेक्टली बैठता हो स्क्रिप्ट में, और डायरेक्टर का विजन हो कि मुझे यही टेलीविजन एक्टर चाहिए, भले वो टेलीविजन हो, फिल्म हो, जो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्टर. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारा जो पहला ब्रीफ होता है, जो पहली मीटिंग होती है, उसमें जो पहली चीज़ बोली जाती है कास्टिंग को लेकर कि वी डोंट वांट टीवी एक्टर्स. कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कुछ सीरीज होती है जहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड या तो OTT चैनल्स की डिमांड होती है कि नहीं, हमें नए चेहरे ही चाहिए. सो देन वी गो ऑल आउट वेयर वी कास्ट एब्सोल्युटली फ्रेश टैलेंट. वो लोग सब लोग उनको देखते हैं एज ए टीवी एक्टर को कि दे आर वेरी एक्सपोज्ड, कि वो काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं टेलीविजन पे, और काफ़ी एक पीरियड ऑफ टाइम से लोग उनको देखते आ रहे हैं. एंड द ईजी लॉजिक इज़ लाइक आई सेड के क्योंकि फ्री में वो लोग उनको रोज़ देखते हैं टीवी पे, जो ऑडियंस है, तो वो पैसा देकर क्यों देखेंगे वहाँ पे? दैट्स द होल थिंग. मगर ऐसा भी नहीं है कि टीवी के हर कलाकार को OTT के लिए कास्टिंग से मना कर दिया जाता है. कई टीवी के कलाकार हैं जो वेब शो में नजर आ रहे हैं, जैसे कि शरद केलकर, मोहित रैना, रोनित रॉय, आशा नेगी, कृतिका कामरा,
सुरभि ज्योति, साक्षी तंवर, ऋत्विक धनजानी और वरुण सोपती जैसे कई कलाकार हैं जो OTT पर भी काम कर रहे हैं। हम जब भी काम करते हैं सो इट्स ऑलवेज एन अमलगमेशन, यानी इसमें से ये होता है कि आपके 2-3 चेहरे जो जिस पे आप पूरा शो, जो आपके लीड्स होते हैं वो थोड़े जाने पहचाने होते हैं, या तो कुछ शोज ऐसे होते हैं जो एकदम नए चेहरे होते हैं। उसमें से फिर कुछ चेहरे होते हैं जो हम टीवी सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट उसके चेहरे लेते हैं। फिर कुछ चेहरे होते हैं जो थिएटर वाले होते हैं। तो ऐसे करके हम पूरी कास्टिंग को कंबाइन करते हैं। आप कोई भी शोज ले लीजिए। कुछ टीवी कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें OTT पर बहुत बड़ा ब्रेक मिला। हाल फिलहाल की बात करें तो अवनीत कौर, जिन्हें टीकू वेड्स शेरू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सामने बतौर हीरोइन ब्रेक मिला है। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो OTT के किंग कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी ने भी तो शुरुआत टीवी सीरियल से ही तो की थी। नहीं, अभी तो फिलहाल मैं तो ये मेरी सोच है कि अब तो फ्यूचर, अगर आप अच्छे एक्टर हो और अपना काम जानते हो और आप डिसिप्लिन्ड हो तो आपके पास बहुत काम है। अब वो 1 हिट वंडर, 1 शो, 1 फिल्म वंडर वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना काम है और इतने प्लेटफॉर्म है और डेली एक्टरों की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीवी स्टार्स के लिए OTT का रास्ता बिल्कुल भी बंद है। हाँ, अगर टीवी स्टार्स सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर ज्यादा हैं, तो OTT की राह उनके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। और अगर एक्टिंग की समझ है तो बिल्कुल भी आसान, क्योंकि टीवी सीरियल्स में जो एक्टिंग करते हैं और वेब शोज में जिस तरह से एक्टिंग की जाती है, यानी कि पैटर्न ऑफ एक्टिंग बहुत अलग है दोनों ही माध्यम में। बिल्कुल एब्सोल्युटली। लाइक आई फील फिल्म एंड वेब सीरीज दोनों पे ऑलमोस्ट वी गो टुवर्ड्स अ वेरी रियलिज्म। एंड हाँ, यानी एवरी 10 years the kind of people are working and the emotions are not changing, but the style of acting is changing. And right now we are in a space where we are looking more towards the realism. It's like जैसा लगता है कि अब हाँ, ये बंदा मेरे सामने ऐसे ही बात कर रहा है, ये बंदा ऐसा ही होगा। And the way he performs also, it's so real that you won't even get to know that this person is acting. He's actually is not that, and he's performing something else. So right now that's a clear-cut difference between web series and films, and I mean they are towards more of realism, and jabki serials and those stuffs are, they're still little bit over the top melodrama which is going on. एक्चुअली देखा जाए तो कास्टिंग कंपनियों के लिए सीन बदला है। कोरोना काल में कास्टिंग कंपनियों को जिंदा रखा है OTT ने, क्योंकि पिछले 2 सालों में OTT कंटेंट ही लोगों ने ज्यादा देखा और OTT कंटेंट की डिमांड बढ़ते ही प्रोडक्शन भी बढ़ने लगे। तो अब कास्टिंग कंपनी जो पहले फिल्म और टीवी सीरियल्स के लिए कास्टिंग करते थे, उनके लिए अब वेब शो के लिए कास्टिंग करने का काम बढ़ गया है। चेंज इज इनएविटेबल। सो वेब अब फ्यूचर बन गया है, और ये पिछले 1-1.5 साल में बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दिस सिचुएशन, पीपल हैव ग्रेसफुली एक्सेप्टेड वेब शोज पूरी तरह से। और एक जैसे बहुत साल पहले टेलीविज़न एक बड़े बूम से आया था 20-22 साल पहले, उस तरह से वेब एक नई चीज़ है जो यहाँ सर्वाइव करेगी। तो कास्टिंग कंपनियों का कहना है कि नए कलाकारों के लिए भी काम तो बहुत है, बस उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्टिंग के वर्कशॉप्स किए हैं तो साथ साथ में ऑडिशंस के जो वर्कशॉप चलते हैं वो भी कर लेंगे तो थोड़ी सी आसानी भी होगी। ऑडिशन कैसे देना है इस बात का ख्याल रखेंगे, और अगर सीख जाएंगे तो काम तो जरूर मिलेगा। I only look for good actors. Period. A person needs to know his job very well. He needs to know his lines very well, and then how much experience he has in the field. वो दिखते, आप जैसे ही वो सीन पढ़ते हैं ना, जो हम पहली बार जब रिहर्सल करते हैं, उसी में पता चल जाता है आपको कि बंदा कितना समझा है। यार सबसे बड़ा जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा ना, कि अगर ऑडिशन किसी को भी देना है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आके दे। मैंने बहुत देखा, अब तो खैर फिलहाल ऑफिस में ऑडिशन बहुत कम हो रहे हैं और सब सेल्फ टेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। बट जब भी हम करते थे तो अगर हमारा टाइम होता था 12 to 6 हम ऑडिशन करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 70% एक्टर आते थे 5 बजे के बाद लास्ट मोमेंट पे, और एकदम लास्ट में।
एकदम 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक इक्का दुक्का एक्टर ही आते हैं, सब 3 बजे 4 बजे और लास्ट मोमेंट पे आते हैं। आई थिंक एक्टर को पहले आना चाहिए ताकि जो ऑडिशन भी ले रहा हो वो काफ़ी फ्रेश हो और वो आपको और 2-3 टेक करने का मौका दे। आई ओनली फील कि सबसे पहले उनको लैंग्वेज पे बहुत कमांड होना चाहिए। लैंग्वेज इज द की पॉइंट टू क्रैक एनी टेस्ट। अगर लैंग्वेज सही होगी तो आपका हाफ ऑफ योर बैटल यू विल विन दैट। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दे नीड टू नो देयर क्राफ्ट रियली वेल, बिकॉज अब इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि समटाइम इन दी एंड व्हेन आई गो आई सेट लाइक एंड आई सिलेक्ट फ्रॉम 100 में से जब मैं 10 का सिलेक्शन करता हूँ टू शो इट टू माई डायरेक्टर, इट बिकम्स सो डिफिकल्ट बिकॉज हार्डली मार्जिन होता है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अरे वो भी अच्छा है, अब करे क्या। एंड देयर वेर योर क्राफ्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जिसने जितना समय अपने क्राफ्ट पे स्पेंड किया है, अपना टाइम स्पेंड किया है, दैट पर्सन विल शाइन 110% नो मैटर व्हाट। कॉस्ट्यूम में आओ, बहुत सारे लोग कॉस्ट्यूम में नहीं आते कभी, प्रिपरेशन करें, स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट उनको एक दिन पहले जाती, लेकिन जो लुक चाहिए होता है उसमें 75-80% लोग लुक में आते ही नहीं कभी। लुक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली आप जैसे ही आप देखोगे कि आपने पहले 10-15 सेकंड में आपको दिख जाएगा कि ये कैरेक्टर मुझे कास्ट करना है और ये करेक्ट लुक में प्रिपेयर हो गया है, वहीं योर हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन। बट वो नहीं करते लोग, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कास्टिंग के नाम पर अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो समझ लीजिए वो आदमी या वो इंसान फ्रॉड है। जो भी ऑडिशन के लिए पैसे मांगते हैं वो तो कभी देना ही नहीं है, नेवर। वी वांट टू सिलेक्ट एक्टर्स। बेसिकली ऑडिशन के थ्रू जब सिलेक्शन होती है तो आपको पैसा मिलता है, ना कि आपको पैसा देना है। तो जो भी आपसे पूछते हैं कि यार मैं आपको ये ऑडिशन के लिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ बट आपको यू हैव टू पे मी दिस मनी, एब्सोल्युटली फ्रॉड है। कास्टिंग के नाम पर अगर कोई गलत हरकत करता है या घिनौनी बात करता है तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। वो कहते हैं ना, सावधानी में ही समझदारी है। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। एक्शन। बोलिए ना आप लोग मेकर्स को कि मुझे अप्रोच करें। जहाँ तक कि मुझे तो ये बोला गया है कि नहीं आप ओवर एक्सपोज हो टीवी पे, तो नो टीवी एक्टर्स नॉट वेलकम ऑन ओटीटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सावरिया याद है आपको रणबीर कपूर की वो डेब्यू फिल्म और उसमें उनका टावल वाला सावरिया सॉन्ग। वेल गेस व्हाट, ये टावल कमाल की चीज है, मस्ती मजाक भी हो जाता है, रोमांस भी हो जाता है, एंड गेस व्हाट, टावल में दोस्ती भी होती है। जैसे कि गुम है किसी के प्यार में, अब होगी टावल वाली दोस्ती विराट और सई के बीच में। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। विराट के कमरे में जब सई ऐसे ही आ गई तो विराट को भी हैरानी हो गई। उसने कहा कि अरे भाई सई, जरा मौके को तो देखो। टॉवेल में वो अपने कमरे में था, लेकिन उसे क्या पता था कि बिना नॉक नॉक किए इस सई कमरे में आ जाएगी। ये तो एकदम सावरिया वाला सीन है। तो मेरे कमरे में क्या करेंगे बच्चे? क्यों? अरे उधर देखो, मैंने कहा ना। क्यों? मैं आपके कमरे में क्यों नहीं आ सकती? हाँ? आपके कमरे के बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है कि मिर्ची नॉट अलाउड? अरे लेकिन तो पीछे क्यों? अरे लेकिन छोड़िए, आपने मेरा दुपट्टा देखा क्या?
अब वो क्या है ना, सई का दुपट्टा खो गया है। उसी दुपट्टे को ढूंढते ढूंढते वो अपने कमरे तक पहुंच गई। और आपको बता दें कि सई का ये दुपट्टा किसी और ने नहीं बल्कि विराट ने छुपा दिया था। अब वो अकेले कमरे में जब उसे सई की याद आएगी तो सई का दुपट्टा उसके दिल को सुकून देगा। कुछ ऐसा ही विराट ने सोचा था। विराट सर ने एक मेरी याद उनको आएगी उसके तौर पर, एक वो होता है ना कभी कुछ रख लेते हैं किसी का, तो उन्होंने मेरा दुपट्टा रख लिया था अपने पास कि ये रख लेता हूँ, उसकी याद आएगी तो देख लूँगा, छू लूँगा। खैर इधर अभी इनकी दोस्ती आगे बढ़ ही रही है तो उधर काकू के कुछ नए प्लान्स बन रहे हैं। प्लान ये कि अब सई और विराट एक ही कमरे में रहेंगे और जल्द से जल्द उन्हें इस घर का चिराग चाहिए। 7 दिन के बाद दिवाली है, तब तक सई विराट के कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे हर एक घर के बड़े होते हैं वो चाहते हैं कि घर का उत्तराधिकारी मिले, ये सब वो होता ही है कि हर घर में पूछा जाता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप मुझसे पूछ रही हैं तो हाँ, बट आई नो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सीन लिखा गया है, तो यस, एक्सपेक्टेशन गलत है। भवानी जी ने ऐसा बोल दिया है कि सई और विराट वापस से एक कमरे में रहेंगे, तो पाखी तो मतलब शी इज नॉट लॉस्ट, लिटरली लॉस्ट, बिकॉज कि यार मैंने किया क्या था और हो क्या गया, तो मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अबे काकू, आप तो बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। अभी घर के चिराग के बारे में नहीं बल्कि सई और विराट के रिश्ते के बारे में सोचिए। जब रिश्ता बरकरार रहेगा तो घर में खूब सारे चिराग भी जल जाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार जो होता है ना, हर बार कह के जताया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर वाकई में आप पारखी हैं, यानी कि आपको एहसास है, तो आप सामने वाले के जेस्चर्स में समझ जाएंगे वो आपके प्रति क्या फील करते हैं। अब देख लीजिए पंड्या स्टोर में किस तरह रावी जो है चोटिल हो गई है, यानी उनको चोट लग गई है, लेकिन जो शिवा है वो बहुत ध्यान रख रहे। अब भले ही इन दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन अब इसको आप और क्या कहेंगे, बताइए ना। दिवाली पर हम तो जानते थे कि रावी और शिवा के दिल मिलेंगे। अब ये देखिए, ऐसा क्या आपने पहले कभी देखा है? जब रावी को चोट लगी तो उस चोट पर कैसे शिवा मरहम पट्टी कर रहा है। उसे आज न जाने क्यों रावी की चिंता हो रही है। अब शिवा के दिल में लगता है रावी के लिए कुछ कुछ हो रहा है। रावी मैडम को बाइक सीखने का शौक था और वो बाइक से गिर जाती हैं, और उसके बाद हम घर आते हैं और रावी की चोट बहुत गहरी है और शिवा उसे दवाई लगा रहा है, उसकी चोट साफ कर रहा है, और तब माँ हमें देख लेती है। कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन भी हो रहा है प्यार का। हाँ, इधर रावी और शिवा एक दूसरे के लिए नरम दिल हो रही हैं, तो उधर सुमन माँ को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुमन माँ ने ये मौका देखा और बातें सुना दी। अब भाई सुमन माँ, आप भी तो यही चाहती थी ना
कि रावी और शिवा एक दूसरे को समझें और करीब आ जाएं, तो अब आपने जो दिशा वाला फॉर्मूला अपनाया था वो तो एकदम सही जा रहा है। इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब इस नज़ारे को देखने के बाद हमें तो लगता है कि इनके रिश्ते में मिठास आ ही जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रति पांडे किस तरह छठ पूजा की तैयारियां कर रही थी ये तो हमने आपको कल दिखाया ही, लेकिन छठ पूजा कैसे की उन्होंने परिवार वालों के साथ मिलकर सूर्य उदय होने से पहले किस तरह उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना आराधना की, आइए आपको दिखाते हैं। वाली पूजा पाठ जब होती है तो भाई सच में वक्त तो लगता ही है। ये सीरियल का ताम झाम थोड़े ही है कि बस शूट किया और मामला खत्म हो गया। असल जिंदगी में तो पूरे विधि विधान के साथ हर रस्म को निभाना पड़ता है, और बात जब पूजा पाठ की हो तो कोई भी कसर छूटनी नहीं चाहिए। छठ पूजा की तैयारी तो हम सब ने देख ली थी। अब छठ पूजा शुरू हो गई है। जिसने व्रत रखा था वो पूरे शिद्दत के साथ छठ मैया की पूजा कर रहा है, और पूजा में छठ मैया से वही मांग रहा है जो कि हर कोई मांगता है। घर परिवार समृद्ध रहे, माता का आशीर्वाद सदा बने रहे, कुछ ऐसी ही कामना के साथ ये पूजा होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, और मैं हर साल पटना आती हूँ अपने परिवार के साथ छठ पूजा मनाने के लिए। और कोविड के दौरान हम लोग वापस, ये सेकेंड ईयर है जो हम लोग छत पे मना रहे हैं इस बार। और जो मैंने अपने व्लॉग में भी दर्शाया है कि कैसे मनाते हैं, तो बहुत साफ सुथरे तरीके से, और बहुत मतलब 5 दिन लग जाते हैं इस विधि विधान को निभाने में। और मेरी भाभी करती हैं, पहले मेरी मम्मी करती थी, तो काफ़ी मज़ा आता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर पूरी फैमिली हम लोग मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुंबई से दूर पटना में ये रियल छठ पूजा आपको बहुत पसंद आई होगी। पटना से कैमरामैन सादिक शहजादा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, टेलीविजन की हमारी बहू जब अपने प्यार आती है ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और अपने सुहाग के लिए तो वो हर हद पार कर देती है। अब हमारी गहना को ही देख लीजिए, इनके अंदर तो साक्षात शक्तिमान की आत्मा आ गई है। तभी तो यहाँ से लपक कर वहां कूद कर वहां लटक कर ये अपने आनंद की जान बचा लेंगी, उनका नाम जो है साफ कर देंगी, मतलब जो धब्बा लगा है उनके नाम पर वो साफ कर देंगे। साथ निभाना साथिया में एक क्लाइमेक्स वाला सीन आ गया है, जहां पर गहना हार्नेस से लटक रही है। इस फंक्शन में जहां पर कुछ पॉलिटिशियन भी आए हैं और आपको बता दे यहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है। Oh no! आतंकवादी यहाँ पर हमला करने वाले हैं। What? अब गहना के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, बॉडीगार्ड्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद बम को डिफ्यूज करने का काम कोई और नहीं बल्कि गहना ही करेगी। देखिए देखिए कैसे वो बॉम्ब को ढूंढ रही है हार्नेस पर लटककर। अब जान जोखिम में डालकर सबकी नजरों में वो आएगी और उसके बाद उसका अनंत भी आएगा। देखिए, मैं और गहना दोनों जो है कुमार के पीछे पड़े हुए थे प्रोफेसर को पकड़ने के लिए, और हमें पहले से पता चल जाता है कि ऐसा हादसा होने वाला है, आम जनता की जान जो है वो खतरे में है। तो बहुत कोशिशों के बाद, बहुत चोटों के बाद, बहुत हाथ पांव जलाने के बाद, बट अच्छी बात यह है कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया गया और कुमार ही था जो जिसको पकड़ा गया और जिसके पास पासवर्ड था, और उससे ही हमने बॉम्ब जो है डिफ्यूज़ कराया। अब ये जो रंगारंग फंक्शन चल रहा है ना, यहीं पर पता चलेगा कि अनंत बेकसूर है। इतने महीनों से जो गहना जंग लड़ रही थी, उस जंग को अंजाम यहीं पर मिलेगा। लेकिन क्या लगता है आप सबको, ये ड्रामा यहीं तक सिमट कर रह जाएगा या फिर आगे ही कोई नया मोड़ लेगा? तो मेरा केस जो है वो और भी स्ट्रांग हो गया है और इतने सारे विटनेस हो गए हैं, सबने देखा है। तो मिनिस्टर जो है वो ज़रूर मेरी तरफदारी करते हैं और वो समझते हैं कि मैं क्यों पुलिस से भाग के आऊँगा और बॉम्ब को रुकवाऊँगा और कुमार से लड़ूँगा। तो इसका ज़ाहिर है ये बात कि जो है मैं नहीं चाहता था कि बॉम्ब फट जाए, और इसलिए अब ऐसा लगता है कि जो कलंक मुझ पे लगा था वो हट जाएगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस सीन को करने में गहना को खूब मजा आया है। हार्नेस पर लटकना और इस तरीके के सीन खेलना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन गहना ने इस सीन को बड़ी आसानी और समझदारी के साथ कर लिया। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन होता है गुरु का दिन, और गुरु क्या करते हैं, वो अंक देते हैं। यानी कि आज निकलेगी रिपोर्ट कार्ड, किसकी, आपकी और हमारी नहीं, छोटे पर्दे की। वक्त टीआरपी चार्ट का है। दिवाली वीक के बाद अब सीरियल्स की टीआरपी का जरा हाल चाल तो देखिए कैसा है। अब त्योहारों की धूमधाम में लगता है दर्शकों ने इस सीरियल्स को कुछ खास देखा नहीं है, तभी तो इस सभी सीरियल्स की टीआरपी गिरी है। इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं। ये है चाहते और ये रिश्ता क्या कहलाता है, 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर आ पहुंची है इमली, 2.3 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 3 पर जगह बनाई है सीरियल उडारिया ने, 2.5 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की।
सबसे ज्यादा गिरावट आई है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.8 रेटिंग के साथ। अब शायद सीरियल को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस सीरियल का हफ्ते भर का एपिसोड आपको देखने मिलेगा। शायद यही वजह है अब लोगों ने पूरे हफ्ते का एपिसोड तो देख लिया, तो भाई लगता है टीवी पर देखने के लिए ऑडियंस कम आई, तभी तो सीरियल की टीआरपी में भारी गिरावट पाई गई है। 3.9 से सीधे ये सीरियल 2.8 पर आ पहुंचा है। अब बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 4.1 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जी हाँ, प्यार तो हुआ लेकिन इकरार नहीं हुआ है, क्योंकि कंफ्यूजन बरकरार है। दोनों ही बहनें हमारे हीरो के बारे में ख्वाबों ख्यालों में खोई रहती हैं, लेकिन हीरो जो है वो रिश्ता लेकर भी आ गया है। किसके लिए? ये कंफ्यूजन है। यानी कि अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुई ना, तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पड़ जाएगा बड़ा सियापा। अभिमन्यु ने खुद से ही आगे बढ़कर अपना रिश्ता लेकर पहुंच गया गोयंका हाउस में। अब बात अक्षरा और आरोही की चल रही है, लेकिन वो दोनों है कहाँ? इधर अभिमन्यु अपने रिश्ते की बात कर रहा है, तो अक्षरा और आरोही दोनों के सपनों में कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है। आज हम धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही के दिन अभिमन्यु भी घर आया था, बट हमें पता नहीं था कि किस चीज़ के लिए आया है। वो ऐसे अचानक से घर आ गया था। तो ये तो पता है कि उन्होंने रिश्ते की बात की है, तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन चल रहा है कि फैमिली को पता है कि रिश्ता अक्षरा के लिए आया है, पर आरोही को लगता है कि रिश्ता उसके लिए आया है। धनतेरस के मौके पर इन दोनों के सपने में एक ही लड़का दस्तक दे रहा है। अब क्या करें? अब ये ट्रायंगल लव स्टोरी ये कौन सा एंगल लेगी ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि प्यार की आग ये तीनों ओर बराबर लगी है। मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू तो हो गई है, बट उसके आगे के ना मैंने एपिसोड्स पढ़े ना किसी ने। हाँ एक्चुअली तो नो आइडिया क्या हो रहा है। अब जब अक्षरा को पता चलेगा कि आरोही भी अभिमन्यु को बहुत प्यार करती है, तो क्या वो हर बेटी बहू की तरह त्याग की मूर्ति बनेगी? अपने प्यार को त्याग कर अपनी बहन को दे देगी? अब आगे तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या पता एक कुछ करिश्मा हो जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, आपने कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन कंपैटिबिलिटी ट्रेसिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, क्योंकि ये जलवा भी देखने को मिलेगा यहाँ। और कहा, क्योंकि SBS ओरिजिनल्स में जब पहुंचे सई विराट और पाखी सम्राट तो कुछ हटकर तो होना था, तो बस यहाँ पर हो गई कंपैटिबिलिटी ट्रेसिंग। SBS ओरिजिनल्स के साथ आज हम सई और विराट की कंपैटिबिलिटी ट्रेस करेंगे। यस, हम टेस्ट करेंगे और जीतेंगे। मैं जीतूंगा। SBS ओरिजिनल स्पेशल में आज होगी कंपैटिबिलिटी ट्रेसिंग, वो भी टीवी के पर्दे पर दिखने वाली दो मशहूर जोड़ियों के साथ। एक है सई और विराट की जोड़ी, तो दूसरी है पाखी और सम्राट की जोड़ी। अब इसमें टास्क बहुत ही सिंपल है। जोड़ी में से कोई एक किसी एक के पीठ पर कागज रखकर उस पर ड्राइंग बनाएगा, और जिसकी पीठ पर यह ड्राइंग बन रहा है उसे वो फील करते हुए अपने हाथ में रखे हुए कागज पर सेम टू सेम ड्राइंग करने की कोशिश करनी होगी। जिसका पिक्चर परफेक्ट मैच होता होगा वही इस टेस्ट में जीत जाएगा। SBS ओरिजिनल्स के साथ आज हम सई और विराट की कंपैटिबिलिटी ट्रेस करेंगे। तो सम्राट और पाखी आज SBS ओरिजिनल के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी ट्रेस करेंगे। बिल्कुल नहीं है, देखो मैं पाखी पे कर रहा था और सम्राट पे ऐसा कुछ कर रहा था, बट यस, हम टेस्ट करेंगे और जीतेंगे। मैं जीतूंगा। एक्साइटमेंट है, लेकिन ये जो हाथ में थमा दिया है ना, बहुत सालों के बाद कुछ बनेगा पेपर पे। I know, और मैं तो I'm not a good artist at all, like I can't draw. मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी मॉम आर्टिस्ट, मतलब नील की मॉम आर्टिस्ट है, नील की बहन आर्टिस्ट है, लेकिन नील आर्टिस्ट हुआ करता था, अब नहीं है। और नील को क्योंकि वो विराट प्ले कर रहा है तो उसे बनना है आर्टिस्ट। और मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो I'm hopeless. दोनों में क्या बना रहा हूँ। तो समझ भी नहीं आ रहा, इतना छोटा है वो मूवमेंट में, कोट की वजह से समझ भी नहीं आ रहा मुझे। यार एक कोट की वजह से समझ में ही नहीं आ रहा था वो मूवमेंट क्या। आई कुड अंडरस्टैंड द स्क्वायर, पर बाद में ये टीवी लिखना ना बहुत डिफिकल्ट था समझना, ये कैसे। Okay, but yeah, I think it's near. I guessed the drawing. So जैसे ही मुझे वो एक स्क्वायर था उसमें, what I understood was वो जो यूजुअली वो जो हमें देखने मिलते हैं, वो लाइंस देखने मिलते हैं, शायद वो है तो टीवी होगा उसके ऊपर एंटेना। तो वो मुझे एक वी दिखा, वी समझ में आया कि अच्छा दिस इज व्हाट द मूवमेंट वाज, व्हिच इन्होंने जो ये बनाया था ना, which I don't know why this TV has two bulbs over it. This is antenna. Okay. But this is TV from Conjuring. Oh. मैंने गेस कर लिया था। गेस किया था, यहाँ पर चीटिंग हुई है। नो, मैंने गेस किया था। हमने ड्राइंग बाद में की थी, बट मैं गेस पहले कर लिया था कि बतख है। चैलेंज चैलेंज था कि ड्राइंग करिएगा, और उसमें वो मास्टर है।
एंड मैं थोड़ा सा लर्नर हूँ. I am multi-talented, you know. Yes. ये मल्टी टैलेंटेड है, मैं मल्टी टास्किंग मल्टी चीटर हूँ. ये कोशिश हुई थी शुरुआत एज सन बनाने की, फिर पता नहीं क्या क्या बना दिया. बहुत सालों के बाद मैंने खेला है. मेरे अपने कजन्स के साथ खेलता था ये, मतलब मई वेकेशंस में जब हम लोग सब मिलते थे, तो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू प्ले विद माय कजन्स. तो ये बहुत सालों के बाद खेला है. बहुत गंदा बनाया. उन्होंने तो बहुत अच्छा टीवी बनाया था जो जेम्स बॉन्ड यूज करने वाले हैं कॉन्जरिंग में, है ना. आर्ट डायरेक्शन को मिल गया है. हाँ 10 में से कितने नंबर? 11. आप कितने नंबर देगी? इनके सन कम पता नहीं क्या. सन, आई लाइक द सन. मैं बचपन में ऐसे ही सन बनाती थी यार. अच्छा? हाँ, मैं आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक लुकिंग एट दैट सन. उसकी मुस्टैच और टाइम नहीं दिया आपने. मुस्टैच भी आती है. You're far too kind. सनसेट बनाया यार. मैंने बोला हमारे गेस्ट आए हुए हैं. हम एक्चुअली ऐसे नहीं खेलते थे. हम लोग ऐसे ऐसे करते थे ना, उंगली से. हाँ यस एक्चुअली हाँ. इससे अच्छा टच अच्छा होता है. टच है. मैंने ऐसा समझ में नहीं आती. ऐसे करके देखो, मैं कुछ लिख रही हूँ. हाँ समझ जाना. हिंदी में लिख रही हूँ. अच्छा हिंदी में लिख लो. पा पाखी लिखोगी क्या? पागल गा पागल. अच्छा तो वैसे मुकाबला तो बराबरी का था. दोनों ही जोड़ियों ने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं सही विराट ने बाजी मार ली और जीत लिया ये कंपटीशन. मुंबई से मेघा थडानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.